नमस्कार, टीएफआई में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिव। कल झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और उससे पहले आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल चुनावी स्थिति क्या है, किस ओर जनता का मन है और कहाँ लोग वोट डालने का मन बना रहे हैं। किन मुद्दों पर लोग वोट डालने का मन बना रहे हैं और नेताओं का कैसा प्रभाव झारखंड में भी है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदीप कौशल सर हैं और आकाश आनंद जी हैं, द फोर्थ पिलर के संस्थापक। आकाश आनंद जी झारखंड में चुनावी कवरेज कर रहे हैं, ज़मीन पे लगातार जुड़े हुए हैं। तो आकाश जी से ही शुरू करते हैं सबसे पहले। आकाश जी, सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड कल वोट करेगा 43 सीटों के लिए। सबसे जी, बड़ा मुद्दा, एक मुद्दा अगर आपसे मैं कहूँ कि एक मुद्दा आप उठाइए जिस पे वोट करेंगे लोग, तो वो मुद्दा क्या होगा आपके लिए? सबसे पहले तो शिव जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस प्लेटफ़ॉर्म पे जगह देने के लिए। देखिए झारखंड में कल 43 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, फर्स्ट फ़ेज़ का चुनाव है और दूसरी पाली का जो चुनाव है मतलब दूसरे बार जो चुनाव होगा वो 20 तारीख को होगा, बाकी अन्य सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर आप जिस सवाल के साथ आपने शुरू किया इस बातचीत को, देखिए किसी एक विषय पर कभी कोई जनता वोट नहीं करती, ना ही चुनाव में किसी एक मुद्दे पर लोग वोट करते हैं। लेकिन अगर बुलेट पॉइंट्स पे मैं बात कहूँ कि प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिस पर जनता इस बार वोट कर सकती है और जिन मुद्दों को खूब उछाला जा रहा है, उसमें अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात करें तो निश्चित तौर पर सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर इस बार वोट माँग रही है। मैया सम्मान योजना क्या है? ₹1000 मैया को यानी कि मैया को सम्मान देने की बात ₹1000 के माध्यम से की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो 18 साल से 50 साल से कम उम्र की महिलाएँ हैं यानी 49 साल तक, उन तमाम महिलाओं को ₹1-1 हज़ार रुपए उनके बैंक खाते में दिया जा रहा है। ये सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। तो एक तो ये मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरा ये कि लगातार हेमंत सोरेन हर मंचों से कह रहे हैं कि आदिवासी चूँकि मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी समाज से आता हूँ, इसलिए मुझे बार-बार परेशान करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो मुझे जेल में डालने की कोशिश हुई है। तो इस मुद्दे को भी वे लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो स्कूलें बंद की जाएँगी। वो रघुवर सरकार का हवाला दे रहे हैं कि रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान कुछ स्कूलों को बंद किया गया था। आदिवासियों पर चूँकि पत्थलगड़ी का आंदोलन किया गया था रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान, तो उस आंदोलन में राजद्रोह का मुकदमा आदिवासियों पर दर्ज किया गया था। तो वे तमाम स्मृतियाँ ताज़ा कराने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं और अपनी योजना के स्तर पे वे मैया सम्मान योजना को सबसे प्रमुख योजना बता रहे हैं। तो ये मुद्दा इंडिया गठबंधन की तरफ से है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के काउंटर में जो बीजेपी है, उसने एक तरह से आप कहें तो गोगो दीदी योजना का ऐलान उन्होंने किया है बीजेपी की तरफ से। ये बुलेट पॉइंट्स है बीजेपी के मैनिफेस्टो का, जिसमें ये वादा किया गया कि हम सरकार में आते ही ₹2100 जो है वो प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। लेकिन जब ये गोगो दीदी योजना की शुरुआत हुई, तब हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पास कराकर ₹1000 की मैया सम्मान की राशि को ₹2500 कर दिया। यानी कि गोगो दीदी योजना की ₹2100 उसको बढ़ा के ₹2500 उन्होंने पहले कह दिया कि जैसे ही हम दिसंबर में सरकार में आएँगे, हम ₹2500 प्रति माह देंगे। तो गोगो दीदी योजना, इसके अतिरिक्त हेमंत सोरेन के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा राज्य में एक्टिव है, वो है जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा, बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, उसको लगातार बीजेपी उठा रही है। देखिए, जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, तब उन्होंने राज्य में युवाओं से वादा किया था कि हम पहले ही वर्ष में सत्ता में आने के साथ ही हम 5 लाख युवाओं को नौकरियाँ देंगे, सरकारी नियुक्ति देंगे। तो उसको मुद्दा बीजेपी अपने स्तर पर बना रही है। तो बीजेपी ने जब अपने मैनिफेस्टो की घोषणा की है, तो उस मैनिफेस्टो में वे 10 लाख सरकारी नियुक्तियाँ जो हैं, रिक्त पद जो हैं, उसको खाली जो है, जो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी खाली रहा, तो उसको भरने की बात बीजेपी कर रही है। तो एक तरह से मैया सम्मान का काउंटर उधर से, गोगो दीदी योजना से और नौकरियों की बात पर लगातार काउंटर बीजेपी जो है, वो कर रही है और कह रही है कि भाई 5 साल आप बोले 5 लाख नौकरी देंगे, आपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में मात्र लगभग 11.5 से 12,000 नौकरियाँ दी हैं सरकारी, जो सरकारी आंकड़े हैं। तो ये तो कहीं समझ में नहीं आता कि आप 5 लाख नौकरियों की बात करते हैं और दे रहे हैं 12,000 नौकरियाँ। तो इसको लेके बीजेपी काउंटर करे। तो मुझे लगता है कि रोज़गार का बड़ा मामला होगा इस बार के चुनाव में जिस पे युवा बहुत ही नाराज़ हैं इस सरकार से, हेमंत सरकार से। दूसरा कि मैया सम्मान योजना के नाम पर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन वोट माँग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जिस पर इस बार चुनाव जो है वो बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होंगे। प्रदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक विषय जो बीजेपी की तरफ से बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है, जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा।
बिल्कुल, मैं उसी प्रधानमंत्री की तरफ आना चाह रहा था जब आकाश जी बोल रहे थे जी, जी, कि तो वो प्रधानमंत्री कितना हों या बड़ा बीजेपी चीफ हों, गृह मंत्री मुद्दा हों, सब उसको लेके बात कर रहे हैं, तो उसपे आप थोड़ा बताइएगा। तो जो घुसपैठियों का मुद्दा है बांग्लादेश का, आप जो कि वहाँ पर ग्राउंड से एकदम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों के अंदर वो मुद्दा जो है भाजपा पहुँचाने में सफल हुई है और क्या लोग वाक़ई उसको लेकर उद्वेलित हैं, विशेषकर जो आदिवासी समाज है, जिनकी ज़मीनें इस समय भाजपा मान रही है कि उनके ऊपर खतरा है। उसके ऊपर जो मुसलमान घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के, वो स्थानीय लड़कियों को बरगला करके उनसे विवाह करके वो जो आदिवासियों की ज़मीनें हैं, उनको कब्जाने में कहाँ तक सफल हो रहे हैं और वो मुद्दा कहाँ तक लोगों तक जा पा रहा है? जी, आकाश जी। सर बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब सरकार अगर नीतिगत मसलों पर जो बातचीत थी, मुझे लगता है कि इन 2 मुद्दों के अतिरिक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है राज्य में, वो यही है जो आपने बात कही, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। मैं चूँकि संथाल से आता हूँ, मेरा घर पड़ता है गोड्डा जिला, लोकसभा मेरा गोड्डा है और विधानसभा मेरा महागामा लगता है। तो मेरे विधानसभा से राजमहल बहुत दूर नहीं है, जहाँ पे इस तरह की घटनाओं का ज़िक्र बार-बार अमित शाह पूरे राज्य में कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं। आपने सर जो बात कही है, वो बिल्कुल सत्य है कि पूरे राज्य में जो सबसे बड़ा मुद्दा मैया सम्मान या बेरोज़गारी है, उसी के पैरेलली अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि क्या वाक़ई इसमें कोई सत्यता है? तो चूँकि मैं संथाल का रहवासी हूँ, तो मैंने बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देखा है। जैसे राजमहल एक विधानसभा लगता है। राजमहल विधानसभा जो है वो आप ये मानकर चलें कि राजमहल विधानसभा जो है वो राजमहल लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ता है। राजमहल विधानसभा जहाँ से अनंत ओझा इस वक़्त बीजेपी के विधायक हैं, उनके कार्यकाल में यानी कि वे चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी वे प्रत्याशी हैं। उस उस इलाके में उधवा एक प्रखंड है। वहाँ अप्रत्याशित तौर पर मुसलमान वोटरों की वृद्धि पाई गई है। लगातार उस पर अनंत ओझा विधानसभा में भी सवाल उठाते रहे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि एक-एक प्रखंड में हज़ारों की संख्या में 5 साल में, मतलब उतनी अप्रत्याशित वृद्धि बाकी प्रखंडों में नहीं हो रही जितनी एक प्रखंड में हो रही है। आखिर ये कैसे हो रहा है? तो वास्तविक स्थिति क्या है कि जब हम लोग इस बार कवर करने गए चुनाव, तो हमने देखा कि वो पूरा एरिया जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। और वहाँ बांग्लादेशी जो हैं वो पश्चिम बंगाल के रास्ते, पश्चिम बंगाल से होते हुए वो उधवा प्रखंड और बाकी के इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। स्थितियाँ इतनी विकट हो गई हैं कि अब तो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहने से इनकार नहीं करते कि राजमहल जैसी जो सीट है, जो बीजेपी की कभी पारंपरिक सीट रही, अब वे कभी बीजेपी की सीट नहीं हो सकती, चूँकि मुस्लिम डोमिनेटेड पूरा इलाका है और ना सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड बल्कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका हो गया। और वहाँ पर आप जानते हैं कि ऐसे भी एक नैरेटिव है कि मुसलमान वोट नहीं करते बीजेपी को या बड़े स्तर पर वोट नहीं करते जितने बाकी अन्य जातियाँ, बाकी जितने अन्य धर्म के लोग करते हैं। तो वहाँ बीजेपी को इस बात की टेंशन है कि उनके विधायक अनंत ओझा चुनाव हार सकते हैं, इस बात की गुंजाइश भी बढ़ गई है। दूसरी बात ये है कि उसका असर जो है बाकी अन्य विधानसभाओं में भी पड़ रहा है। जैसे अगर आप जाएँगे, तो पाकुड़ जिले की जो जनसंख्या है वो इतनी बढ़ गई है कि अगले 20-25 सालों में लोग कह रहे हैं कि वो पूरा इलाका ही, वो पूरा लोकसभा ही मुस्लिम डोमिनेटेड और वो भी इन्फिल्ट्रेटेड मुस्लिम परिवारों के द्वारा बढ़ जाएगा। आप थोड़ा-सा उससे आगे बढ़ेंगे, जैसे साहेबगंज, भगैया या महागामा तरफ बढ़ेंगे, तो आज से 4 साल, 5 साल पहले जो ज़मीनें खाली पड़ी थीं, उन ज़मीनों पर बिल्कुल खेतिहर ज़मीन, उन ज़मीनों पर नए-नए घर बन गए हैं। ऐसा लगता है कि हाल के 2-4 सालों में, 5 सालों में वहाँ घर बने हैं। तो ये पूरा इलाका जो है वो बांग्लादेशी मुस्लिमों का वो पूरा इलाका है। आप समझिए कि जब एक बड़ी आबादी बढ़ रही है, बॉर्डर पार करके बढ़ रही है, तो वहाँ पे हिंदू जो हैं वो एक तरह से शरणार्थी की तरह हो जा रहे हैं। स्थितियाँ ये हो रही हैं कि वे अल्पसंख्यक समूह की तरह हैं और उनके लिए होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, इन तमाम चीज़ों में आने वाले 15 सालों में, 10 सालों में बहुत कठिनाई होगी। और इसको लेकर लगातार बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े स्तर पर हो रहा है। तो आकाश जी, इसको लेके जो सरकार है वहाँ की, हेमंत हाँ। सोरेन सरकार, उसका रुख क्या है?
वो लगातार इस मुद्दे को वो खारिज करने के मूड में, ऐसा लगता है कि वो खारिज करने के मूड में कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है दरअसल। तो क्या वैसा ही रुख है सरकार का, और सरकार का संरक्षण है, या सरकार कार्रवाई करने से हिचक रही है, क्या है दरअसल, या वोट बैंक की ही राजनीति है ये कुल जमा? देखिए, रघुवर दास की सरकार के दौरान, पहले मैं रघुवर दास की बात से ही शुरू करता हूँ कि रघुवर दास के शासनकाल 2014 से 2019 के दौरान राजमहल में जब इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, हालांकि इस तरह के मामले की शुरुआत वो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान से ही हुई है। और ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के वो वोट बैंक हुआ करते थे एकीकृत बिहार में। तो वे उनका आना और वहां उनका बसना, ये पूरी तरीके से एक व्यवस्था थी, एक इकोसिस्टम थी जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही थी। अब उसका इस्तेमाल बाद में झारखंड बनने के बाद उसका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। हाल के वर्षों में 10-15 सालों में जो स्थितियां हैं वो अब बद से बदतर हुई हैं। सरकार, हेमंत सोरेन सरकार बार बार ये कह रही है कि इस तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन, इस तरह की कोई घुसपैठिए जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। जबकि वाकई स्थिति ये है कि रघुवर सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान एक जांच कराई थी। इंटरनली वहां पे जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि वाकई वहां पे लोग पश्चिम बंगाल के रास्ते वापस जो है वो राजमहल के इलाकों में, पाकुड़ के इलाकों में बस गए हैं। स्थितियां आज ये हैं कि आज जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत के रिकॉर्ड होने के लगभग 7 घंटे पहले झारखंड के और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर अभी छापेमारी हुई है ईडी की। और ईडी की छापेमारी जो है वो 17 ठिकानों पर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चल रही है। तो आप समझिए कि ईडी भी चुनाव के दौरान भी एक्टिव है, और इससे पहले भी रघुवर सरकार ने जांच कराकर बता दिया कि भाई ये स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं। पर हेमंत सोरेन के सरकार में आने के बाद जब ये मुद्दा बीजेपी ने तब नहीं उठाया, लेकिन चुनाव आने से पहले बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया। अब लगातार हेमंत सोरेन अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो मामला मेरा है नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी का मामला है। वो केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, वो अमित शाह के अधीन आता है, मामले की देखरेख उनके हिस्से है। लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि घुसपैठिए आ रहे हैं। लेकिन जो इंटरनली जो जानकारी है मुझे, जो किचन कैबिनेट में जो बातचीत होती है, उसमें कहा जाता है कि खुद हेमंत सोरेन ये स्वीकार करते हैं कि आने वाले 15 से 20 वर्षों में स्थितियां बहुत नाजुक होंगी, और वे इंटरनली, मतलब अंदर अपने लोगों के पीछे स्वीकार करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े स्तर पर हुए हैं। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई जानकारी नहीं है इस तरह से, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि खुद सीएम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठिए की संख्या बढ़ी। प्रदीप सर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इन्फिल्ट्रेटर आएंगे वहां से, वो जमीन तो कब्जाएंगे जनजातीय लोगों की, तो अंत में जो नुकसान होगा वो जनजातीय लोगों का होगा। तो क्या उसको लेकर भी हेमंत सोरेन जो है वो कुछ नहीं सोच रहे कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए वो दूसरे वोट बैंक को, अगर वोट बैंक के लिहाज से ही सिर्फ इसको देखें सीधा सीधा, तो क्या वोट बैंक को वोट बैंक से काटने की चीज है ये? इसमें आप थोड़ा बताइए इस विषय को लेकर। नहीं, ऐसा है कि एक तो राजनीति ऐसा खेल है जिसमें राजनेता अधिकतर ये चाहते हैं कि गेन केन प्रकारेण सत्ता पर कब्जा किया जाए, चुनाव जीता जाए। तो वो जो एक सीमित उद्देश्य सामने रहता है, उसके सामने जो व्यापक आपके समाज के हित हैं, आपके राज्य के जो हित हैं, उनकी अनदेखी हो जाती है। तो उनको लगता है अगर इस समय इन लोगों का ध्रुवीकरण करके वोट अपने साथ जोड़ा जा सकता है कि हमें ही वोट देने वाले हैं, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि ये स्वाभाविक है कि वो उस वर्ग के विरुद्ध कैसे कार्रवाई करेंगे जिस वर्ग के समर्थन से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। वो शायद उनको ये अंदर से कहीं ना कहीं ये लगा हो कि ये ऐसा कालांतर में होता रहेगा, ये आवश्यक नहीं है। जो आज उनके साथ जुड़ करके अपने लिए सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, वो कल को दबाव की राजनीति शुरू करेंगे जब उनकी संख्या और बढ़ जाएगी, और उनके समाज के लिए भी वो बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाले हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो तब की तब देखी जाएगी, अभी तो सरकार बना लो, अभी तो वापस आ जाओ। तो ये जो सोच है राजनेताओं की, ये सबसे अधिक सहायक है घुसपैठियों के पांव जमाने में। दूसरी बात, मैं एक और विषय उठाना चाह रहा था। आनंद जी, आकाश जी चूंकि हमारे बीच में हैं इस समय चर्चा में, तो उनसे जानना चाहेंगे कि पहले भाजपा ने एक प्रयोग किया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को, जो एक जनजाति से हैं, जो आदिवासी समाज से हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया।
उसके बाद अर्जुन मुंडा जी को बनाया गया। फिर प्रयोग हुआ कि पिछड़ा वर्ग से उन्होंने रघुवर दास को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। अब फिर काफी अरसे के बाद बाबूलाल मरांडी जी को ही आगे किया गया है। तो ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ये जो परिवर्तन भाजपा ने अपनी रणनीति में किया है कि वापस एक आदिवासी चेहरे को अपने आगे किया, नेतृत्व वाली भूमिका दी है, उससे भाजपा को कोई अधिक लाभ होगा? जी। प्रदीप सर, एक तो ये है स्थितियां कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि बीजेपी ने एक बड़ी सीख हासिल की 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। बीजेपी जो अत्यधिक मजबूत हुआ करती थी 2014 के विधानसभा चुनाव में, वो 2019 में महज 25 सीटों पर सिमट गई अकेले। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि 25 सीटों पर सिमटी कोल्हान की जिन 14 विधानसभाओं की सीटों में बीजेपी 0 पर आउट हो गई। कोल्हान एक प्रमंडल है जिसमें कि एक भी सीट 14 की 14 सीटें स्वीप, मतलब क्लीन स्वीप हो गया, वहां एक भी सीट बीजेपी को नहीं आई। स्थितियां ये हुई कि उसके बाद बीजेपी ने सीख ली कि अब हम इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे निजी तौर पर ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी बड़े एक्सपेरिमेंट करने से इस बार भी चूकेगी। कई राजनीतिक विश्लेषकों, कई वरिष्ठ पत्रकारों जो 20 साल से झारखंड की पत्रकारिता में बड़े स्तंभकार के तौर पर हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो वे कहते हैं कि बीजेपी अगर बाबूलाल जी के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ती तो बीजेपी उनको सीएम फेस या सीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर चुकी होती। इसलिए अभी तक ये क्लियर बीजेपी के अंदर भी नहीं है कि बीजेपी किन के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। ये सवाल तो खुद जेएमएम के लोग उठा रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी के पास कोई सीएम कैंडिडेट है क्या? क्योंकि आप देखिए चंपाई सोरेन, वे भी सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 महीने के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 महीने तक, तो सीएम के दावेदार तो वो भी हो जाते हैं। बाबूलाल मरांडी जी चूंकि झारखंड में पहली बार जब बीजेपी की सरकार, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वे पहले मुख्यमंत्री हुए, वे भी बीजेपी के पार्टी से ही रामगढ़ से उपचुनाव जीते थे सन 2000 में, और उसके बाद फिर यहाँ विधायक, इसके बाद फिर यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला। हालांकि सर्वे सेटलमेंट का मामला उठा और इसके बाद दंगे हुए और इसके बाद चीजें बिगड़ी और फिर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो हो गए। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि रघुवर दास यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पतोह जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। तो स्थितियां ये हैं कि कई मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो एक कोई चेहरा नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन में सिर्फ एक चेहरा है मुख्यमंत्री के। तो अभी बीजेपी खुद कंफ्यूज्ड है कि क्या किया जाए। अमर बावरी का नाम चल रहा है जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो चंदन कियारी विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और 2014 में वे जेवीएम के टिकट पर, बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो झारखंड विकास मोर्चा थी, उनके टिकट पर चुनाव जीते थे, और उसके बाद फिर वे बीजेपी में आ गए, तो 2019 का चुनाव भी वे चंदन कियारी सीट पर लड़े और वहां से चुनाव जीते। बीजेपी ने दलित समाज से आए हुए अमर बावरी पर बहुत भरोसा जताया, उनको नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा दिया। अब कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का जब जिम्मा दिया गया है तो उनको एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी झारखंड के लोग देख रहे हैं। और चूंकि झारखंड में बीजेपी के एक्सपेरिमेंट को देखकर लोगों को लगता है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अगर रघुवर दास तेली महतो समाज से आने वाले व्यक्ति को, एक नॉन ट्राइबल को अगर मुख्यमंत्री बना सकती है, तो हो सकता है कि इस बार अगर बहुमत मिले तो वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर विराजमान अमर बावरी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। तो मुझे लगता है कि ये कलेजा अभी बीजेपी के पास है। लेकिन जो स्थितियां हैं अभी, जो एंटी आदिवासी छवि बनाई गई बीजेपी की, खास करके रघुवर दास के कार्यकाल के बाद, उसमें एक पक्ष ये भी कहता है कि बीजेपी अभी आदिवासियों के बीच में जाकर कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने से बचेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि जो डेंट रघुवर सरकार के कार्यकाल में लगा है बीजेपी को, कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, रघुवर दास खुद की सीट पर चुनाव हार गए, बतौर मुख्यमंत्री सरयू राय ने उन्हें चुनाव हरा दिया। तो स्थितियां ये हो गई कि एक दूसरा पक्ष ये भी करता है कि आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी यहाँ नहीं जाएगी, एक आदिवासी को ही यहाँ मुख्यमंत्री बनाएगी। उसमें हो सकता है कि तब बाबूलाल मरांडी सामने हो। नहीं, आदिवासी समाज को साधने के लिए भाजपा ने भरसक प्रयास किए। राष्ट्रपति पद तक जो है वो आदिवासी समाज को दिया, और फिर बगल में राज्य है छत्तीसगढ़, वहां का मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से बनाया। तो ये जरूर है कि ये एक आपकी रणनीति रहती है चुनाव के समय कि आप मुख्यमंत्री पद के लिए जहां तक हो सके अपना दावेदार घोषित न करें।
अब आपने जैसे उसकी तुलना की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाले गठबंधन से, तो वहां जी। तो क्या है कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री है, तो हाँ। वर्तमान मुख्यमंत्री तो स्वाभाविक तौर पे नेता जो है वो प्रोजेक्ट हो जाता है। जब आप ये भी नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री तो ये है लेकिन आप आगे किसी और को बनाएं, ऐसा कोई पार्टी नहीं करती, न कर पाती है। बिल्कुल तो वो सही बात। पहले से ही वहाँ मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो उनके नेतृत्व को लेकर के अब प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा घटक दल है उस पक्ष का, जो जिसमें कांग्रेस और आरजेडी सम्मिलित हैं। तो वो स्वाभाविक तौर पे किसी के पास ये ताकत ही नहीं रहती कि वो हेमंत सोरेन के बजाय किसी और को घोषित कर बिल्कुल। सके नेता। तो उस पक्ष को देख करके ऐसा लगता है कि भाजपा ने काफी सोच समझ करके ये दांव जो है वो बाबूलाल मरांडी पे लगाया है। हालांकि परिस्थिति संभावनाओं से भरी हुई है, कोई और भी व्यक्ति नेता हो सकता है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। दूसरा, वो जनादेश जो है वो उसका आकार कितना बड़ा है। अगर भाजपा को ऐसा लगेगा कि आदिवासी समाज ने बहुत बाहर निकल करके पूरा समर्थन भाजपा को दिया है, तो मुझे लगता है कि वो उसको फिर ये एक लगेगा ऐसा अनुमान कि उनको आदिवासी समाज को अपने साथ जोड़े रखने के लिए एक आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि संभावनाएं सब खुली की खुली हैं। जी शिव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आकाश जी से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। आकाश जी ने कोल्हान रीजन की बात की, जहां पे बीजेपी पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार कोल्हान टाइगर बीजेपी की तरफ है। जी। तो क्या लग रहा है कि क्या असर उतना होगा उनका चंपई का बीजेपी में आने से, फर्क पड़ेगा? या उनकी छवि भी लगभग वैसी बन गई है कि ये मौका परस्त नेता हो गए हैं कि मौका आया तो छोड़ के चले गए, या अभी भी वो पैठ उनकी आदिवासी में है, कोल्हान क्षेत्र में है, वैसी स्थितियां हैं? क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में 2019 में कोल्हान ऐसा क्षेत्र था जहां बीजेपी को सबसे कम वोट मिले थे, बाकी बिल्कुल। क्षेत्रों के मुकाबले देखा जाए तो इसमें आप थोड़ा बताइए चंपई सोरेन की स्थिति कैसी है? और 14 सीटों में से अगर बीजेपी में बढ़िया प्रदर्शन कर जाए, तो क्या सरकार बनाने की जैसी स्थिति में भी आ जाएगी वो, केवल उसी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के दम पर? पहली बात तो आपने जैसी ये बात कहा कि क्या कोल्हान के प्रदर्शन से सरकार बनाने की नौबत आ सकती है बीजेपी की? तो नहीं। मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात ये कि चूंकि जब आप जीरो पे क्लीन बोल्ड हैं, तो अचानक से आप बहुत बेहतर प्रदर्शन तो नहीं कर लेंगे। वो भी तब जब कोल्हान एक तरह से मतलब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गढ़ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोल्हान के अतिरिक्त संथाल परगना प्रमंडल में भी बीजेपी को अच्छी खासी सीट लानी होगी। जैसे संथाल में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी वहां 4 से 5 सीटों पर अभी है। अगर वहां भी अच्छा प्रदर्शन हो और कोल्हान में भी अच्छा प्रदर्शन हो, मतलब कोल्हान की 14 सीटों में कम से कम 5 से 6 या 7 सीटों पर अगर बीजेपी आ जाए, तो स्थितियां सरकार बनाने की आ सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद स्थितियां बदली हैं? देखिए, अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होगा ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। या तो ये होगा कि खुद चंपाई सोरेन को इसका नुकसान हो जाए, या इसकी परिणति ऐसे भी हो सकती है कि बीजेपी वहां पर अच्छे खासे संख्या में आ जाए। तो पहली बात ये कि भले ही लोग चंपाई सोरेन को बड़े नेता के तौर पर मानते हैं, वो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, पर आप अगर इसको ऐसे समझें कि कोल्हान टाइगर की अपनी ही सीट पर जीत का आंकड़ा कितना रहा है। वे लगातार चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे हैं। निश्चित तौर पर 40 सालों तक वे 40 साल से वे राजनीति कर रहे हैं, उतने वर्षों से वे सक्रिय हैं। इनफैक्ट ये तक होता था कि हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन जैसे बड़े कद के नेता कोल्हान की चिंता नहीं करते थे। कोल्हान के कार्यक्रमों में भी बहुत कम आना जाना होता था। उन्होंने एक तरह से पूरा दायित्व जो है वो चंपाई सोरेन को दे रखा था। मूवमेंट चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद हेमंत सोरेन का बढ़ गया कोल्हान के इलाकों में, क्योंकि उनके बड़े कद का नेता नहीं है। चूंकि उतना बड़ा विशाल अनुभव और बाकी किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के पास कोल्हान के इलाकों में तो नहीं है, कोल्हान के रीजन में नहीं, पहली चीज। आप ये कह रहे थे कि क्या बड़ा फायदा होगा बीजेपी को? मुझे लगता है कि मैं जो ये कह रहा हूं कि अंतर की बात, तो बहुत बड़े अंतर से चंपाई सोरेन कभी चुनाव नहीं जीते। 4,000, 5,000, 6,000, यही अंतर रहा, पहली चीज। पिछले बार का जो चुनाव था 2019 का लोक विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में वे अच्छे लगभग
11-12 हजार से भी ऊपर मार्जिन से भी चुनाव जीते थे। आपको ये इसलिए भी समझना होगा कि रघुवर दास के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। कुल्हान की सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी, तो आप उसको छोड़ ही दीजिए, है ना। लेकिन बाकी के चुनाव में अगर आप देखें 4, 9, 14 का अगर चुनाव देखें तो चंपाई सोरेन का जो अंतर है चुनाव जीतने का बहुत ही कम रहा है। गणेश महाली उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे बीजेपी के टिकट पर। अब जब चंपाई सोरेन बीजेपी में गए हैं तो गणेश महाली जेएमएम में आ गए हैं और फिर दोनों ही मुखड़े जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सिंबल जो है वो बदल गया है। बस इतनी सी बात है। आप कह रहे थे कि क्या उनका असर दूसरे सीटों पर भी होगा क्या? देखिए, एक मुद्दा बार बार चंपाई सोरेन उठा रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला, और दूसरा मुद्दा ये उठा रहे हैं कि आदिवासियों के संरक्षण पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने समझौता किया बांग्लादेशी घुसपैठिया के मुद्दे पर। तो आदिवासी इतने बेवकूफ नहीं है कि वे नहीं समझ रहे कि जब आप 5 महीने तक सरकार में थे तब आपने बांग्लादेशी घुसपैठ पर क्यों नहीं कुछ कहा? आप 5 महीने सत्ता में थे, सारी व्यवस्थाएं आपके पास केंद्रित थी, सब कुछ आप देख रहे थे, सारा लाव लश्कर आपके पास था, विभाग आपके पास था, मंत्रिमंडल आपके पास था, आप राज्य के मुखिया थे। तो आपने दो टूक बात भी उस दौरान क्यों नहीं बांग्लादेशी घुसपैठ पर बात कही? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब आप जब पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं तब आप बांग्लादेशी घुसपैठ पर बात कर रहे हैं। तो आदिवासी थोड़ा सा वहां कंफ्यूज्ड है कि आप जब सत्ता में थे तब आपने कुछ नहीं कहा, मुख्यमंत्री थे तब आपने कुछ नहीं कहा, आज जब आप छोड़ दिए तब आप कह रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये वो कह रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला। देखिए, इसको आदिवासी दो तरीके से देखते हैं। मैं आदिवासियों का वर्जन सुना रहा हूं, मैं अपना वर्जन नहीं। आदिवासी इसको ऐसे देख रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ सम्मान नहीं हुआ, पहली बात कि आपको मुख्यमंत्री बनाया किसने? विषम परिस्थिति में हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन पार्टी में अलग अलग विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। तब उन्होंने चंपाई सोरेन को, जो शिबू सोरेन के साथ कामकाज किया करते थे, संगठन का भी कामकाज किया करते थे, उनको मुख्यमंत्री पद का दारोमदार थमा के वे जेल चले गए। स्थितियां क्या हुई कि वे जब वापस आए तो उन्होंने सत्ता मांग ली। तो कुछ आदिवासियों के तबके में इस बात को लेकर चर्चा है कि भाई अगर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, बड़ा सम्मान दिया, तो किसने दिया? हेमंत सोरेन ने दिया, शिबू सोरेन ने दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया। दूसरी बात ये कही जा रही है जब चंपाई सोरेन के द्वारा कि भाई हमको सम्मान नहीं दिया गया, तो दूसरा आदिवासी तबका सोचता है कि भाई आपको सम्मान, मतलब आपको अगर सम्मान नहीं दिया तो जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आपको हटा के बने, यानी कि चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए। जेल से बाहर जेल आए। से बाहर आए तब चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद को त्यागा, तब हेमंत सोरेन ने शपथ ली। हेमंत सोरेन के शपथ के साथ बाद में मंत्री पद का शपथ कई लोगों को दिलाया गया। उस मंत्रिमंडल में खुद चंपाई सोरेन ने भी मंत्री पद का शपथ लिया। तो एक आदिवासी तबका ये कहता है कि भाई जब आपको आपके सम्मान से समझौता हुआ, तो जब हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद वापस जब मुख्यमंत्री बने तो आपने मंत्रिमंडल में आना स्वीकार क्यों किया? आप उसी समय बगावत करते, कहते कि मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। तो दूसरा आदिवासी तबका ये भी सोचता है। तो एक तो दो दो तरफ का सोच है, इसमें दो अलग अलग पहलू हैं। अब आखिरी चीज पर आते हैं कि क्या असर है। देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई बड़ा असर नहीं लगता है। एक एक तरह का आप ये कहें कि नैरेटिव गढ़ा भले जा रहा हो कि चंपाई सोरेन को सम्मान नहीं मिला, पर बहुत व्यापक असर कोल्हान में होगा ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोल्हान में बीजेपी की साख पहले से रही। कोल्हान में 4 से 5 विधायक उनके पहले भी जीतते रहे हैं, और अब भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो उतने ही हैं। 5 से 6 सीटों को लेकर बातचीत चल रही है कि बीजेपी वहां आ सकती है। तो पहले भी वही था, अब भी वही है, तो बदला क्या? क्या चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से 7 से 8 सीटों पर बीजेपी आ रही है क्या? ऐसा भी स्थिति अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका कोई बहुत व्यापक तौर पर असर नहीं है, पर हाँ, आदिवासियों में जो प्रो बीजेपी थे थोड़े बहुत, उनको उनके दिमाग में गया कि नहीं, आदिवासियों के साथ समझौता किया, चंपाई सोरेन को इज्जत नहीं मिला। ये वाली बात मुझे लगती है, खास करके कोल्हान के इलाकों में। एक चीज और मैं प्रदीप जी से जानना चाहूंगा कि झारखंड के नेताओं की, झारखंड की स्थिति की तो हमने चर्चा की। योगी आदित्यनाथ की मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया इस चुनाव से पहले कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या उस नारे का असर झारखंड में भी दिखेगा? और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे से अगर उसको मिला दिया जाए तो एक जो कंसोलिडेशन की कोशिश है दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक की, एक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक पत्र भी शेयर किया है जमीयत का। उन्होंने कहा है कि एक साथ इकट्ठे होकर इंडिया ब्लॉक को वोट दें। तो क्या बटेंगे जो कटेंगे वाला जो नैरेटिव है योगी का, वो दूसरे तरफ जो कंसोलिडेशन है उसके खिलाफ
काम करेगा उतना, और कितना असर आपको लग रहा है कि उसका होगा योगी आदित्यनाथ का झारखंड में? सबसे पहले तो जमायत की बात कर लेते हैं। एक तो क्या है, जब आप एक प्रकार का ध्रुवीकरण करते हैं तो उसके विरुद्ध एक समानांतर ध्रुवीकरण जो है उसकी प्रक्रिया अवश्य शुरू हो जाती है। वो कितना होता है कितना नहीं होता वो अलग विषय है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष अपनी बात पहुंचाने में कहाँ तक सफल हुआ, उसने कितना काम किया है। तो अगर जमायत इस प्रकार से इनके लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा तो दूसरे वर्ग के अंदर, सामने वाले पक्ष के अंदर भी काउंटर मोबिलाइजेशन जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, तो वो उसका प्रतिकार करने के लिए एक ध्रुवीकरण और होगा। अब जहां तक इस बात का प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है उसका कहां तक प्रभाव हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर तो आकाश जी बता पाएंगे उसका क्या फीडबैक है, लेकिन देश भर के अंदर अगर आप मेरे से पूछें तो उसकी बहुत भयानक प्रतिक्रिया है। और आप इसीलिए आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब से ये बात कही है उसके बाद भाजपा के बाकी नेता भी जो हैं वहां उनके भी उससे वो प्रतिध्वनि आपको सुनाई देती है, एको हो रही है। काफी अलग अलग भाषा में लोग उसको मोटे तौर पे उसी संदेश को आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि लोगों में वो जो बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो घर कर रही है। दूसरी बात आप देखेंगे कि झारखंड की बात मैंने जैसे पहले कहा, वो तो आकाश जी से हम फीडबैक लेते हैं, लेकिन आप देखें हिमाचल में कैसे प्रतिक्रिया आ रही है कि लोग जो है अवैध मस्जिदों के निर्माण को लेकर के बड़े चिंतित हैं। स्वतः किसी पार्टी के साथ भी नहीं, लोग अपने आप से सड़क पर आ रहे हैं। भीड़ जो है वो खुले में निकल के आ रही है कि अवैध मज़ार और अवैध मस्जिदें जो हैं उनका निर्माण हो रहा है ऐसे क्षेत्रों में भी जहां मुस्लिम आबादी या तो शून्य है या नगण्य है। तो ये एक चिंता का विषय लोगों के लिए है, क्योंकि उनके सामने उनको दिखाई दे रहा है उसका क्या परिणाम हो रहा है। दूसरा, उत्तराखंड में उसका प्रभाव आपने देखा, कैसे जन आंदोलन हुआ, अपने आप से लोग निकल करके आ गए सड़कों के ऊपर, और कई जगह अवैध निर्माण जो है उसको गिराने के लिए भी सरकार के ऊपर और स्थानीय जो व्यवस्था है उसके ऊपर भी दबाव बना लोगों की तरफ से कि इसको कहीं न कहीं रोकने की आवश्यकता है। तो अब झारखंड के ऊपर मुझे लगता है उसका प्रभाव तो ज़रूर होगा, लेकिन कितना है वो शायद आकाश जी हमें बेहतर बता पाएँगे। जी। आकाश जी, योगी आदित्यनाथ पे आप बताइएगा, साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा पे भी आप थोड़ा बताइएगा कि उनका जो इतना एग्रेसिव वो प्रचार कर रहे हैं उसका कितना असर है? देखिए, मतलब जैसा कि प्रदीप सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। और असलियत ये है कि पहली बार मतलब झारखंड के 2014 से अगर आप अभी देखें तो स्थितियां ऐसी रही हैं कि इतने अग्रेसिवनेस से बीजेपी और बाहर से आए नेताओं पर बीजेपी कभी इतनी मतलब इतनी डिपेंडेंट नहीं रही है। शिवराज सिंह चौहान हैं वो, और हेमंता बिस्वा शर्मा है। ऐसा लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी कम चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा जी ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि चूंकि मतलब स्थितियां ऐसी हैं कि पिछले 2 महीने से हर एक दिन, हर 2 दिन के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा का यहाँ आना होता है। मतलब स्थितियां ऐसी हैं कि जितना यहाँ के लोकल विधायक अपनी सीट पर नहीं दिखते, झारखंड में उससे ज्यादा उपस्थिति हेमंता बिस्वा शर्मा की है, पहली बात। दूसरी बात कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को बड़ी जवाबदेही प्रधानमंत्री की तरफ से, या यूं कहें कि राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि उनके पीछे के इतिहास को देख करके कि वे किस तरह, किस मूड के नेता हैं। कहा जा रहा है कि मतलब पार्टियों के बीच तालमेल स्थापित करने में, नैरेटिव को गढ़ने में, और फाइनेंशियली यानी कि रेवेन्यू के स्तर पर जो चुनाव लड़ने में जो पार्टी को जरूरत पड़ती है, उनमें वो तमाम चीजों में पूरी की पूरी आजादी, पूरी छूट हेमंता बिस्वा शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान दोनों की जोड़ी को दी गई। अभी ऐसी स्थिति कतई नहीं है कि बाबूलाल मरांडी किसी की पैरवी कर दें, या करवीर सिंह जो संगठन मंत्री हैं, ये लोग अगर पैरवी कर दें तो तुरंत बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं। बाबूलाल मरांडी जी की खुद की बात, किसी के विधायक को टिकट देने तक की बात जो है वो पैरवी तक की बात नहीं मानी जा रही। संगठन महामंत्री तक की पैरवी तक की बात नहीं चल रही है। यहाँ एक एक चीजों पर आंख गड़ा गड़ा कर हेमंता बिस्वा शर्मा जी, शिवराज जी खुद देख रहे हैं
कि स्थितियां क्या हैं। सिर्फ नेताओं के कह देने भर से और कान पर यकीन कर लेने भर से काम नहीं चल रहा है। तो एक तरह से आप कहें तो ढंग से जिसको कहते हैं चुनाव लड़ना और अपने नेताओं को मेहनत कराना, कार्यकर्ताओं के बीच उनमें जोश भरना, ये तमाम काम हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। आप अगर रेट करें 1 से 100 में कि एक तरह से जो शिथिल दिख रही थी हेमंत सोरेन के सामने, क्योंकि आप देखिए ना लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जेल गए, बीजेपी पर बैकफायर आदिवासियों ने किया, आदिवासी समाज ने एकजुटता दिखाई जेएमएम की तरफ और बीजेपी 5 रिजर्व सीटें हार गई। उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को काम पर लगाया गया। आज स्थिति क्या है कि जहां बीजेपी चुनाव में बहुत कमजोर थी, वो बीजेपी आज एक तरह से आप ये कहें कि 51-49 के मुकाबले पे आ गई है। मैं तो ये कहूंगा कि 51 में अभी भी जेएमएम है, 49 मुकाबले पर 49 अगर आप कहें तो वहां बीजेपी आ गई है, और अगर 49 आई है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हेमंता बिस्वा शर्मा को जाता है। दूसरी बात कि जब वे जितनी आक्रामकता के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, आप देखिए कि जब नेताओं को टिकट मिला तो कई नेता विरोध में चले आए। मतलब मसलन ऐसा हुआ, कांके विधानसभा सीट बड़ा बगल का सीट है, वहां पे एक व्यक्ति को टिकट दिया गया तो दूसरा नाराज हो गया। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने तुरंत एक नया मास्टर प्लान तैयार किया कि भाई जो नाराज है उनको भी जाके मनाइए। तो मनाएगा कौन? कार्यकर्ता नहीं, कैडर नहीं, नेता जाके मनाएंगे, प्रदेश इकाई के नेता जाके मनाएंगे। तो बड़े कद के नेताओं को छोटे छुटबहियन नेताओं के पास भेजा गया कि भाई आप निर्दलीय चुनाव मत लड़िए, आप जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दीजिए। यही स्थिति मधुपुर में हुई। मधुपुर एक विधानसभा की सीट है, गुड्डा देवघर के बगल वाली सीट है। वहां गंगा नारायण सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दिया गया, और वहां से बीजेपी के ही एक विधायक हुआ करते हैं, राज पलिवाल हुआ करते थे, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। राज पलिवाल को टिकट न देके गंगा नारायण सिंह को टिकट दिया गया, तो राज पलिवाल नाराज हो गए। वो बोल दिए कि भाई हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। और पार्टी ये जानती है कि राज पलिवाल अगर चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 25 से 30 हजार वोट का नुकसान करेंगे। बड़े कद के नेता को वहां भेजा गया कि राज पलिवाल जी चुनाव न लड़े। 2 दिन के अंदर ही राज पलिवाल ने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये एक सीट का मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई सीटें हैं झारखंड में जहां पर बीजेपी के ही लोग, जो रुष्ट खेमा था, उनने निर्दलीय चुनाव लड़ने की पेशकश की और जाके उनको मना लिया गया। अभी बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है, एक आध सीट को छोड़ दे तो, जहां निर्दलीय कोई बीजेपी का आदमी चुनाव लड़ रहा है। पहली बात, ये काम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया, ये काम शिवराज सिंह की जोड़ी ने किया, और ये कराया गया बाबूलाल जैसे बड़े कद के नेताओं के द्वारा। उन लोगों को भेजा गया है इस काम को करने में, तो हेमंता बिस्वा शर्मा यहां काम आ गए। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा, क्या वाकई बीजेपी भुनाकर कुछ फायदा उठाना चाह रही है या उसका कुछ असर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे में आदिवासी भी हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे बाबू साहेब भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं, सब लोग हैं, सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं, सब हैं। और ये बात आप जानते हैं कि ये बात इसलिए यहां उठाई जा रही है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा यहां सबसे बड़ा है। तो आप जब ये कह रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, यानी कि 2 विभागों को बांट रहे हैं। एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन को अलग कर दिया गया, दूसरी तरीके से पूरे जमात को अलग कर दिया गया। अब आप उसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के वोट को इधर उधर छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं माइनॉरिटीज के वोट को छोड़ दें, तो बाकी जो कम्युनिटी है उसको एक तरफ। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे का अब असर दिखना शुरू हुआ है, लोग के जबान पर ये मुद्दा है। जैसे मैं कल धनबाद से वापस लौटा हूं, झरिया धनबाद इलाका एक है, धनबाद विधानसभा की सीट है, पीएन सिंह वहां से सांसद हुआ करते थे, धनबाद लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद रहे हैं। झरिया जो मतलब सबसे बड़ा कोल खनन का जगह है, जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन रेटिंग वाला कोयला जो है वहां से उसका उत्खनन होता है, और वहां के पूरे इलाकों में जो है जमीन के नीचे आग लगी हुई है, वो झरिया सीट है। वहां जब हम लोगों ने बात की तो वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि भाई देते तो कांग्रेस को ही वोट, लेकिन स्थिति ये है कि अब एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला आइडिया जो है वो दिमाग में हिट कर रहा है, और ये पूरे कम्युनिटी में बात जा रही है। तो लोग, हमको लगता है कि इस नारे के साथ गोलबंद हो रहे हैं, जिसका असर मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, और इसका असर इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो झारखंड चुनाव को लेकर हमने विस्तार से चर्चा की, लगभग हर विषय को हमने छुआ, और 23 नवंबर को जब इसके नतीजे आएंगे तब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो ही जानी है। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। नमस्ते।